योगी जी को अगर मां ने दूध पिलाया है तो कल रोहिंग्या को खाली करा के दिखा दे, परसों करा दे। चलिए 15 दिन का टाइम दिया योगी जी को। रोहिंग्या को शाहीन बाग के करीब में क्यों रखा गया? बचकाना, गैर जिम्मेदाराना, जाहिलाना, अहमकाना, बेवकूफाना, ये जितने शब्द और हमारे पास अगर होते तो वो भी आपके हवाले कर देता। बिल्कुल आप प्लोराइज मत कीजिए योगी जी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ। आजकल भूमाफियाओं के पीछे लगे हुए हैं और भूमाफिया से ये चाहते हैं कि वो अपनी जमीन जो उन्होंने कब्जाई हुई है वो छोड़कर भाग जाएं। उन पर तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़ा जो गैंगस्टर था उसके मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई चल रही है और ये होते होते दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा है मामला। दिल्ली में कई सारी ऐसी जमीन चिन्हित की है अधिकारियों ने कि ये जबरदस्ती कब्जाई गई हैं और दिल्ली के कुछ ऐसे एमएलए हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनके रहनुमाई के कारण या उनके क्या कहते हैं एक तरह से उनकी शय में ये कब्जाई गई हैं और रोहिंग्या को यहाँ पर बसाया गया है। तो क्या सच में रोहिंग्या दिल्ली में बसे हुए हैं और उनको जमीन भी सरकारी जमीन अलॉट हुई है? ये सब हुआ है तो क्या हुआ और कैसे हुआ? मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर है। सर, आप जिस एरिया से आते हैं, जामिया के आसपास आप रहते हैं, वहाँ की कुछ ज़मीनें को चिन्हित किया है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और कहा कि ये यहाँ के भूमाफियाओं से हम छुड़ाएंगे, इन्होंने रोहिंग्या यहाँ पर बसाए हुए हैं। तो क्या मामला है, थोड़ा सा बताएं आप मुझे। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चंस है जी। 4 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं योगी जी के, जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के। और धार्मिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो सत्ता संयोग से मिलता है, आशीर्वाद से मिलता है, दुआओं से मिलता है। बिल्कुल। सत्ता का सदुपयोग यदि होगा तो उसमें वृद्धि होगी, यानी अधिक समय तक वो शासक रहेगा। बिल्कुल। यदि उसका दुरुपयोग करेगा, ये धार्मिक बात मैं कह रहा हूं, तो उसका नाश होगा, उस सत्ता से मुक्त होगा और आखिर में धार्मिक शब्दों में ये कहें तो वैसा व्यक्ति समाज के नजर में माने जलील भी हो सकता है जी। रोहिंग्या को पूरे भारत में जहां भी बसाया गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा। ये सेंट्रल सरकार का सब्जेक्ट है और जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, हाँ। उन समझौतों का एक अंग है ये। केवल रोहिंग्या नहीं, रोहिंग्या तो प्लास्टिक और कट्टे का बनाकर, जिसको हम लोग बोरी कहते हैं, जिसमें आलू और प्याज देखते हैं आप रहता है या चावल, वो उसका झोपड़ी बनाकर रह रहा रोहिंग्या। अच्छा। आपको मैं दावत देता हूं, आप आए, मैं आपको घुमा दूंगा रोहिंग्या जहां पर रहते हैं। बहुत ही माने अमानवीय दृश्य वहां पर है जहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं। हाँ। वो जिस हाल में रह रहे हैं। लेकिन इस देश में शरणार्थी और भी हैं, शरणार्थी महलों में भी हैं। और आप चले जाएं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन उसको देखेंगे तो लगेगा स्वर्ग है। हाँ। मैं किसी, अब ऐसा नहीं कि मुझे उसके प्रति घृणा, द्वेष या नफरत या जलन हो रहा, नहीं। मैं तो कहता हूं सारे शरणार्थी को ऊपर वाला वैसा दे दे कि कम से कम वो पिछला गम, शरणार्थी जो होता तो वो गमगीन होता, क्योंकि वो अपने देश को छोड़ कर आता और रोहिंग्या यहां शौक से नहीं है। हाँ। लेकिन शरणार्थी सिर्फ रोहिंग्या नहीं है। हाँ। 2 शरणार्थियों को आप देखेंगे, बहुत दयनीय स्थिति है। एक तो पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं वो हिंदू हैं और रोहिंग्या मुस्लिम है। दोनों शरणार्थियों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत रहने तो दे रही है, हाँ। लेकिन रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें सरकार मुहैया नहीं करा रही है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय एक संधि होती है, एक एग्रीमेंट होता है, वो यूएनओ के चार्टर के तहत होता है। उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट या छुटभैया नेता इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वो जगह जो चिन्हित किया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां तय करती है कि कहां पर कौन सूटेबल होगा। चूंकि रोहिंग्या मुस्लिम से, रोहिंग्या को यहां क्यों बसाया गया जी? इस तरह के जो रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, लीगल शरणार्थी और रिफ्यूजी, ये भी 2 शब्द हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। शरणार्थी उसको कहते हैं जिसको लीगली सरकार ने शरण दिया,
और रिफ्यूजी एक वो है जो इलीगल माइग्रेंट है, यानी गैर कानूनी ढंग से कहीं ना कहीं रह रहा। रोहिंग्या पर बार बार आरोप लग रहा है कि वो रिफ्यूजी हैं और इलीगल माइग्रेंट हैं। बिल्कुल गलत। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। वरना हिम्मत ही नहीं होती कि कोई खुलेआम सामने आके जो घुसपैठिया जिसे कहें वो रह ले। आप रोहिंग्या को हटाइए ना। रोहिंग्या से हमारा क्या लेना देना है? मैं मानवीय पहलू से बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, और ना धार्मिक पहलू से बात कर रहा हूं। तरह से बात कर रहे हैं। मैं एक लीगल डिस्कस है। मैंने संवैधानिक बहस ये है कि रोहिंग्या से भारतीय मूल के लोगों का क्या लेना देना। मानवीय संवेदनाओं की बात है तो पूरी दुनिया में जो भी पीड़ित है सबके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन आप बार बार रोहिंग्या का नाम लेकर वोट को पोलराइज करना चाहेंगे, ये गलत है। अभी कुल मिलाकर, मैं पहले तो पाकिस्तानी का मैं बता रहा था, इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली के मजनू टीला पर चले जाएं आप, पाकिस्तानी शरणार्थी रह रहे हैं। लीगल है, इलीगल नहीं है वो, और सरकार ने उनको शरण दे रखा है। लेकिन किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं उनको जाकर आप देखें, उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनसे 3-4 गुना ज्यादा खराब हालत रोहिंग्याओं की है। और जिस जगह पर रखा गया, बारिश में इतने इतने पानी जमा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन है, मैं जान रहा हूं, सही कहा योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश की अरबों की जमीन है, लेकिन योगी जी ने एक बात गलत कह दी। अरबों की हो, खरबों की हो या नीलों की हो जमीन, उस पर कब्जा नहीं हुआ साहब। ये जो आप वोट पोलराइज करने के लिए ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, योगी जी को अगर मां ने दूध पिलाया है तो कल रोहिंग्या को खाली करा के दिखा दे, परसों करा दे। चलिए 15 दिन का टाइम दिया योगी जी को। खामखा क्यों करते हैं योगी जी ऐसा काम? आप कोई गैर कानूनी बात बोलकर सिर्फ वोट पोलराइज क्यों करते हैं, जो चीज संभव नहीं है? ये संभव नहीं है। ये इंटरनेशनल मामला, अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुकूल रोहिंग्याओं को बसाया गया, रखा गया, और उनको कार्ड मिला हुआ। आप जाइए रोहिंग्याओं को तो अंतरराष्ट्रीय कार्ड है, ठीक है। वो यूनिसेफ उनकी निगरानी करती है, आईबी निगरानी करती है, इंटेलिजेंस निगरानी करती है। एक भी वो इधर से उधर नहीं भाग सकता है। वो कहां जाता है दिहाड़ी करने, कहां जाता है मजदूरी करने, सारी खबर, सारा डेटा सरकार के पास है। फिर आप वर्गला रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। रोहिंग्या आतंकवादी हो गया, रोहिंग्या देश में बम फोड़ दिया, रोहिंग्या से हमारा देश का हाल खराब हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा आपका रोहिंग्या से। रोहिंग्या जिंदा है अपनी मेहनत के बल पर और कुछ सामाजिक संगठनों की मदद पर। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूं कि रोहिंग्या को यहां क्यों बसाया गया और पाकिस्तानी शरणार्थियों को वहां क्यों रखा गया। जिन जिन जगहों पर रखा गया उसके कारण है। किसी को यूं ही उठाकर लाकर नहीं रखा जाता। रखने से पहले सरकार एक कमेटी बनाती है कि इनको कहां रखा जाए जो इनका जीना थोड़ा आसान हो जाए। मजनू के टीला के पास आपको पता है एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सिखों का गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में अक्सर आपको पता है लंगर वगैरह और कई तरह की मदद जो है इंसानी काम हो रहे हैं। तो गुरुद्वारा के बराबर में उनको बसाया गया ताकि इनका थोड़ा खाना पीना चलता रहे, आसान हो जाए, जीना, इनकी जिंदगी को कैसे आसान किया जाए। ये सरकार का एक अपना एक मैंने ये चाहिए ह्यूमैनिटी कहिए, ये अच्छी सोच है। रोहिंग्या को शाहीन बाग के करीब में क्यों रखा गया? उत्तर प्रदेश की जमीन थी और लाकर उनको रख दिया गया। रोहिंग्या आए कब, ये भी एक सवाल है। रोहिंग्या 2017 के बाद असल में यहां आए। डिस्प्यूट तो 2012 से चल रहा था, लेकिन रोहिंग्या को यहां आए हुए अभी 4-5 साल ही हुआ। उस जगह जिस जगह की बात चल रही है तब तो इनकी सरकार ही आ गई थी। तो इन्होंने इसका मतलब बसाया, और इन्होंने नहीं बसाया तो दिल्ली सरकार की तो कोई औकात ही नहीं है। उसकी औकात तो बेचारे की अभी नाप ली गई जब एलजी को एक पावर देकर ये कह दिया गया कि तुम कुछ नहीं हो, दिल्ली का बॉस दिल्ली का एलजी है। इसने कहा भी है कि निगम पार्षद जितनी पावर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इशारे में योगी जी ने एक माइनॉरिटी विधायक, आप योगी जी का बयान देखें, अल्पसंख्यक विधायक, मतलब अमानतुल्लाह साहब का नाम है। अमानतुल्लाह साहब का इशारा में नाम है साहब, वो नाम ले नहीं रहा तो इतने बुझा बुझौल क्यों खिलवा रहे हैं योगी जी? वो बचपन में हम लोग खेला करते थे। साफ शब्दों में कहिए कि अमानतुल्लाह ने रख रखा, बिल्कुल गलत, बचकाना, गैर जिम्मेदाराना, जाहिलाना, अहमकाना, बेवकूफाना, ये जितने शब्द और हमारे पास अगर होते तो वो भी आपके हवाले कर देता। बिल्कुल आप पोलराइज मत कीजिए योगी जी, इससे देश का, समाज का, राज्य का, सबका नुकसान होने वाला। आपको विकास के लिए लाया गया था, आपको मानवता के उत्थान के लिए लाया गया था, आपको उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं उत्तर
उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लाया गया था। अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए, सबका समर्थन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी, सब आपके साथ है। लेकिन अब पहले इसको क्लियर करके अपराध पर भी मैं आ रहा हूं। तो रोहिंग्या को इसलिए यहां शाहीन बाग में रखा गया था, उसके करीब में, कि यहाँ लोग जो है मुस्लिम, चूंकि मुझे ये बताइए, जमीन कब्जाई गई है? नहीं, कतई नहीं, आज खाली कर लो। आरोप लग रहा है ना कि पिछले अधिकारियों ने कुछ साठ घाट करके जमीन कब्जा दी और सरकारों ने। देखिए, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, फिर दोबारा कह रहा हूं, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जमीन भूमि आवंटन शरणार्थियों के लिए जहां भी होता है वो केंद्र सरकार करती है, इनकी एजेंसियां करती हैं, राज्यों से ये मदद लेती हैं। तो राज्य सरकार के जो भी अधिकारी उस समय होंगे, जब योगी जी नहीं थे, योगी जी जब पैदा नहीं हुए तब भी जो अधिकारी थे, यानी राजनीति में जब नहीं आए थे, तब वो अधिकारी अभी भी मौजूद होंगे। अधिकारी 30 साल 35 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं, अधिकारी सब वही हैं। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी नहीं बदलते हैं। तो योगी जी से यह सवाल है कि इनके आने से पहले वही अधिकारी अगर कुछ काम करते थे तो वो उस समय सही था, अब गलत कैसे हो गया? और अब अगर गलत है तो उस समय सही कैसे था? इसका मतलब उन तमाम अधिकारियों पर ही पहले कार्रवाई कर दीजिए जो अखिलेश के समय में, मायावती के समय में क्या कहते थे, उन सबको, जितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आपके उत्तर प्रदेश में थे, उन तमाम शासकों के दरमियान सबको हटवा के एक नई बहाली कर दीजिए, रोजगार भी मिल जाएगा। उन लोगों को घर बैठा दीजिए, वहीं तनख्वाह भेज दीजिएगा डाक से, ठीक है? हम लोग भी पता लगा लेंगे, डीएम साहब से कुछ हम लोग चंदा उंदा मांग लेंगे, बगैर ड्यूटी के पैसा मिल रहा। आप लोग नाकारे साबित हुए। अब योगी जी ने एकदम टू टंच, जो एकदम समर्पित है, राष्ट्रवादी बोल रहे हैं एक शब्द उनके लिए, उन लोगों को नौकरी दे रहे। तो नौकरी तो आप देंगे नहीं, तमाशा करेंगे। सिर्फ वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो कल गलत थे, आज सही, आज गलत है, कल सही, ये नहीं होता। इसका मतलब सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। एक बात, अब अपराधियों पर आपने कहा बुलडोजर चल रहा, ये चल रहा, किसके किसके ऊपर बुलडोजर चल गया? मुख्तार अंसारी पर, और क्या कहते हैं वो इलाहाबाद वाले अतीक पर, और किस पर चल गया? सिर्फ मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण इनके गुस्से के निशाने पर हैं, कानून के नहीं, इनके गुस्से के। इनकी हिम्मत है तो राजा भैया पे कार्रवाई करके दिखा दे। ये तो बोलते हैं मैं शेर हूं ना, तो राजा भैया पे कार्रवाई कर दे। कितनी भूमियों को गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, कितनी हत्याओं में मुलजिम है, कितने मुकदमे हैं। मायावती ने तो लगा दिया था ना, एनएसए बंद किया था, जेल में डाल दिया था ना, तो मायावती गलत डाली थी उसको। देखिए, तमाम सरकारों की अपनी एक पॉलिसी होती है, इसको उठाना है, इसको गिराना, गुंडा तो रहेगा ही। आज जैसे बंगाल चुनाव में आप देख रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे, टीएमसी वाले कह रहे हैं भाजपा के गुंडे। सच्चाई है कि भाजपा के भी गुंडे हैं, टीएमसी पॉलिटिकल पार्टियां पालकर रखती ही हैं। मैं गुंडों की हिमायत नहीं कर रहा हूं कि मुख्तार अंसारी बहुत नेक दिल हैं, अतीक अहमद बहुत अच्छे हैं और राजा भैया अच्छे खराब हैं। नहीं, न ये अच्छे ना वो अच्छे, दोनों खराब। समाज को जिन जिन लोगों से परेशानी हो वो अच्छा नहीं हो सकता है, और समाज को जिन लोगों से सुख मिल जाए, जिन लोगों से मदद मिल जाए, जिन लोगों से समाज का कहीं नुकसान ही ना हो, अगर वो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं तो पता नहीं माफिया शब्द का क्या क्या अर्थ निकलेगा वो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूं कि समाज के किसी भी वर्ग को किसी के छल बल से, ताकत से, उसकी गोली बंदूक से, उसके पावर से अगर नुकसान होता है तो वो व्यक्ति अपराधी है, और समाज को अगर लाभ मिलता है तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। एक मोटा मोटी परिभाषा है। मुख्तार अंसारी से इनकी दुश्मनी नहीं है, अतीक अहमद से भी नहीं, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। अच्छा। आप देखिएगा वक्त बदलते, अतीक अहमद से भी नहीं है। इनको पोलराइज करना है, एक मैसेज देना है कि मैं न्याय के लिए नहीं आया हूं, मैं हिंदुत्व के लिए आया हूं, और मुसलमानों के नाक में मैं नकेल लगा दूंगा। ये मकसद है। इसके लिए मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जा रहा, इसके लिए अतीक को टारगेट किया जा रहा। इलाहाबाद में सैकड़ों अपराधी हैं, सैकड़ों भूमाफिया हैं, सब असुरक्षित है। सिर्फ अतीक अहमद जो है वो असुरक्षित इसलिए है कि अतीक अहमद ने अपने धन का, अपने बल का, अपने पावर का इस्तेमाल समाजवादी सरकार को मजबूत करने में किया था, इसलिए उसका खमियाजा भुगत रहा है। मुख्तार अंसारी ने अपने ताकत का, अपने पहुंच का, अपने धन बल का इस्तेमाल समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में किया था, इसलिए उसको भुगत रहा है। आज मुख्तार अंसारी सिर्फ अंदर खाने खबर भेज दें योगी जी को कि मैं अपने तमाम चीजों का इस्तेमाल आपको मजबूत करने में करूंगा, मामला क्लियर। ये चीज बिहार में भी हमने देखा, ये चीज उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, और कई जगहों पर आप देखेंगे। माफियाओं को संरक्षण सत्ता देती है, और जो माफिया सत्ता पोषित नहीं है
तो वो लावारिस हो जाता है, वो फिर माफिया नहीं रहता है, उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है, जो आज उत्तर प्रदेश में दिखा है। तो योगी जी के निशाने पर केवल ये है कि आने वाले 2022 में हमें हिंदुत्व का शेर, हिंदुत्व का रक्षक नहीं समझे, और मुसलमानों को मैंने चूड़ी टाइट कर दिया और कंट्रोल कर लिया और उनके नकेल लगा दिया, इन सब शब्दों से मेरी पहचान बने। और जब आप जाएंगे ग्राउंड पर रिपोर्ट करने चुनाव के समय, तो उस तरह के सोच के जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, वो ये कहेंगे कि कुछ काम किया या नहीं किया योगी जी ने, कोई बात नहीं, मगर मियाँ जी को काबू में कर दिया। मियाँ जी कल भी काबू में थे, आज भी काबू में है और इंशाल्लाह आगे भी काबू में रहेंगे। ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिससे समाज का और राज का दोनों का नुकसान होता है। कुल मिलाकर जो रोहिंग्या को निशाना टारगेट किया गया, वो भी लीगली, सोशली और पॉलिटिकली बिल्कुल गलत है। कहीं से वो माने न्यायोचित नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। 2014 से मोदी जी सत्ता पर हैं और योगी जी उनके कृपा के और आशीर्वाद के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें न अखिलेश का कोई रोल है, न केजरीवाल का कोई रोल है, न अमानतुल्लाह खान का कोई रोल है। हाँ, वहां बराबर में लोग हैं जो दानदाता लोग हैं, वो रोहिंग्या को समय समय पर कुछ मदद कर देते हैं, ये जुर्म है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो मदद कर देते हैं, कुछ एनजीओज हैं जो मदद कर देते हैं, और रोहिंग्या कब्जा कर लेगा। अरे भारत का मूल निवासी नहीं कब्जा कर सकता है, तो रोहिंग्या बेचारे की क्या औकात है, जो भारत का है ही नहीं और होगा भी नहीं। तो वो तो जब तक है तब तक वहां अशांति नहीं होती। और एक बात चलते चलते मैं लास्ट में बोल दूं आपके सब्जेक्ट से हटकर, ये रोहिंग्या वो हैं जो बर्मा से धर्म के नाम पर भगाए गए थे जी। और धर्म के नाम पर इन पर यह आरोप था कि ये अशांति फैलाते हैं। पूरा मुसलमान बर्मा से शिफ्ट कर गया, कुछ बांग्लादेश चला गया, कई लाख, कुछ भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, पड़ोसी देशों में चला गया। अब मैं भारत के उन भोले भाले हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या म्यांमार यानी कि बर्मा में शांति स्थापित हो गई? अगर मुसलमान अशांति का कारण था तो उसके हटने के बाद बर्मा में शांति होनी चाहिए थी, प्यार होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, उन्नति होनी चाहिए थी। लेकिन बर्मा में तो वहां आपातकाल घोषित हो गया, वहां की सरकार के मुखिया को जेल में डाल दिया गया, रोज वहां गोलियां चल रही हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, मीडिया को वहां कवर करने की इजाजत नहीं है, कोई कैमरा वहां नजर नहीं आ रहा है, विदेशी मीडिया को एंट्री नहीं मिल रही है, यूएनओ के चार्टर का खुला उल्लंघन हो रहा है, और तमाम मानवीय संवेदनाओं को लात मारकर वहां क्या कहते हैं, अमानवीय काम खुलेआम सैनिक सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो समस्या मुसलमान नहीं था, समस्या वहां के शासक वर्गों की सोच थी। आज भारत में भी समस्या मुसलमान नहीं है मेरे बड़े भाई, समस्या जो है वो शासक वर्गों की सोच है। आप अपने सोच को सही कीजिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमको भाजपा से एलर्जी नहीं है, हमको कांग्रेस से मोहब्बत नहीं है। हम तो देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को फलते और फूलते देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क के अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन और तरक्की देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और धर्म के नाम पर किसी के अधिकार का हनन और किसी के ऊपर अत्याचार नहीं इस मुल्क में नहीं, बल्कि मैं विदेशों में भी, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो, कोई भी देश हो दुनिया का, धर्म के नाम पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अगर आप अत्याचार करते हैं, ये कहीं से कोई धर्म भी इसकी अनुमति नहीं देता और ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है और अंतरराष्ट्रीय नियमों के भी खिलाफ है। इसलिए असल मुद्दा यह है कि सर, विकास का रास्ता शांति के दरवाजे से निकलता है। आइए शांति को मिलकर स्थापित करें, भाईचारा को बढ़ाएं, विकास की तरफ खुद ही हम बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने बताया कि रोहिंग्या ने ज़मीन नहीं कब्जाई है। सरकार की एक पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी, जिसके तहत जो शरणार्थी होते हैं उनको जगह दी गई है और किस तरह रहते हैं, एक एक चीज़ का बड़ी ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया है। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, 2022 में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर से पोलराइजेशन किया जाएगा, कभी किसी और जगह रोहिंग्या का नाम लेकर, कभी कहीं और किसी और चीज़ का नाम लेकर, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो सिर्फ मकसद और मकसद चुनाव जीतना है। आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।